नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। विश यू ऑल हैप्पी 4th ऑफ जुलाई। दर्शकों, अपने पिछले अंक में हमने बातचीत करनी शुरू करी थी अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ ऑन बाइंग न्यू हाउसेस एंड वास्तु विषय पर। उसी को लेकर के हमारी प्रोडक्शन टीम ने और कई आप लोगों के ईमेल्स और फैक्सेस आए, तो सुझाव ये रहा कि क्यों ना बाइंग की बात हो रही है तो सेलिंग पर भी चर्चा हो। इसी को जहन में लिए आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लाबड़ा जी के साथ बातचीत करने वाले हैं सेलिंग हाउसेस एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। एक बहुत अच्छा सुझाव रहा हमारी टीम की ओर से, और वो सुझाव ये रहा कि जहां हमने बाइंग की बात करी थी, सेलिंग भी एक उतना ही चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि कई लोगों के साथ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि मतलब बेचने की लाख कोशिश कर लेते हैं लेकिन बिकती ही नहीं है जी। सेलिंग हाउसेस एंड वास्तु किस तरह से एक दूसरे के साथ कार्यरत हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। कई बार हमें लाइव शो में भी लोग सवाल पूछते रहते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी की लगातार बेचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो घर हो, तो वो नहीं बिकती है। मैं एज अ वास्तु कंसल्टेंट ये कहना चाहूँगी कि कभी कोई भी प्रॉपर्टी बिजनेस की हो या घर की हो या लॉट हो, अगर उसको खरीदना हो, अगर उसको बेचना हो और वहाँ पे रहते हुए अगर उसको मेंटेन करना हो, ये तीनों चीज़ पार्ट ऑफ द वास्तु हो जाती है, वास्तु कंसल्टेंट के क्राइटेरिया में आती है। कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी को बेचना होता है तो उसमें बहुत हद तक कुछ बातें पर्सनल लेवल पे रेक्टिफाई की जाती है कि उस पति पत्नी के हिसाब से ऐसा कौन सा कॉर्नर है कि उससे वेल्थ ज़्यादा इंक्रीज हो। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो कभी $100 या $1000 में नहीं होती है, वो ज़्यादातर 100 या मिलियन के अंदर होती है, 100,000 या उसके प्लस होती है। तो कई बार आपके मकान का, आपका प्रॉस्पेरिटी का, आपके घर में पैसे आने का कॉर्नर इतना कमज़ोर हो तो आप बड़ी चीज़ को बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपके पास वो पैसे आने की चांसेस ही नहीं रहेंगे। दूसरी बात ऐसी होती है कि घर का रियल एस्टेट के अंदर कुछ वास्तु के ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके नाम पे रियल एस्टेट ज़मीन ज़्यादा रहती है या कम रहती है। तो घर के अंदर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कुछ गलत जगह पे रखे हुए हों तो प्रॉपर्टी आप नहीं बेच सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके परिवार की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिसके नाम पे वो भूमि या ज़मीन है, घर या बिजनेस की, अगर उसका वेल्थ कॉर्नर कमज़ोर हो तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिकेगी। तीसरी बात, जिस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की जाती है उस साल के अंदर, जैसे अगर हम 2017 में उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करते हैं तो इस साल साउथ वेस्ट है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। नेक्स्ट ईयर कुछ और हो जाएगा, उसके बाद की साल की दिशा कोई और होगी। तो जो साल आप कोशिश करते हो, अगर उस साल के अंदर वो पोजीशन, उसके डायरेक्शन की पोजीशन वर्स्ट हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगी, लेकिन वो तो फिर भी कम प्रॉब्लम वाली समस्या है, क्योंकि वो साल बदलते ही बात बदल जाती है। तो ये सब बातों की वजह से 90% प्रॉपर्टी नहीं बिकती है। और कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की जाती है तो उसका जो सुझाव है, उसका जो इलाज है, वो दो जगह पे किया जाता है। एक तो उस लोकेशन पे जहाँ पे उसको बेचने की कोशिश की जाती है, और दूसरा सीधा उस ऑनर के घर के ऊपर, ताकि उसको उसके पैसे अच्छे से मिल जाए, उसको कोई परेशानी ना हो। तो वो दोनों को मिला के 101% आप आराम से बेचने की कोशिश में क्लाइंट को हेल्प कर सकते हो। हम काफ़ी रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर या आर्किटेक्ट कंपनियों के साथ जब वास्तु के प्रोजेक्ट रखते हैं तो वहाँ पे वो लोग सिर्फ बेसिक वास्तु अप्लाई करते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये घर कौन खरीदेगा। तो उनका ज़्यादातर प्रयास उस प्रॉपर्टी के अंदर जो वास्तु अप्लाई करने का होता है, वो उस प्रॉपर्टी के अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ और दिशाओं के हिसाब से वास्तु को अप्लाई करके वो सारे प्रॉपर्टी के वो घर बिक जाए और वो जल्दी से उस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाए। कमर्शियल बिल्डिंग, अगर वो ऑफिस बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको बेच के उनके पैसे निकल जाए, वो उनका कॉन्सेप्ट होता है। आर्किटेक्चर जो वास्तु होता है वो कभी पर्सन टू पर्सन जा ही नहीं सकता। लेकिन अभी जैसे मैं कुछ कैलिफोर्निया में प्रोजेक्ट करी, वो ऐसा है कि उन्होंने पहले प्रोफाइल, कुछ पोर्टफोलियो क्रिएट किए हैं, कितने लोगों को ये घर देना है, और उसको ध्यान में रखकर सिलेक्टेड लोगों को वो घर देना चाहते हैं। तब बात अलग है कि हमें पहले से पता होता है, लेकिन 95% कभी पता ही नहीं होता है कि कौन सा आदमी घर खरीदेगा। तो घर खरीदने के लिए या घर बेचने के लिए अपोजिट कॉन्सेप्ट होते हैं। और जो ज़्यादातर मैंने वास्तुदोष देखे हैं कि जिन लोगों को प्रॉपर्टी बेचनी हो, उन लोगों को अपने घर में सबसे पहला काम, जितने भी वाटर एलिमेंट है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एरिज़ोना में एक घर को बेचा, काफ़ी बड़े बजट वाला घर था। उनका फ़ोन आया, बोले कि ये है ना, वो है ना, हमारी प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम से बिकती नहीं है और हम काफ़ी कोशिश कर चुके हैं। तो पहले हमने वास्तु के हिसाब से ही घर बनाया था। तो फिर मैंने उनको एक सवाल पूछा कि जब वास्तु के हिसाब से घर बनाया तो फिर बेचने के लिए उसी वास्तु कंसल्टेंट को क्यों नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले बनाया था, इंडिया से प्लान भेज के यहाँ पे।
तो फिर मैंने पूछा कि आपको अब क्या हेल्प चाहिए, तो कहा सिर्फ बेचना है घर। तो मैंने पूछा किस वजह से बेचना चाहते हो, उन्होंने कहा बहुत परेशानी हो गई, ये हुई। मतलब उसका वास्तु वहाँ पे उसने काम नहीं किया, और शायद ये भी एक वजह थी कि उन्होंने वापस उसको कॉल नहीं किया, लेकिन वो उस बात को खुल के बताना नहीं चाहते थे। 2 महीने के बाद बहुत रिश्ते बन गए अच्छे, तो पूरे खुल के सारी बातें उन्होंने आसानी से बताई कि ये वास्तु वॉल बनाई, वो वास्तु वॉल बनाई। फिर मैंने उसको प्रैक्टिकली समझाया कि सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, प्रैक्टिकली यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। शेरमुखी लॉट उस दिन भी था और शेरमुखी लॉट आज भी है। उन्होंने जो वॉल बनाई थी वो 3 टुकड़ों में बनाई थी, मतलब वहाँ पे आने जाने का एक्सेस था। तो इट्स वॉल का मतलब होता है वहाँ पे जाने का रास्ता ही ना हो, तब जाके लॉट का शेप आप फिक्स करोगे। तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए वहाँ पे कुछ जो रेमेडी अप्लाई की, उसमें घर के बाहर ब्यूटीफुल बहुत अच्छा सा वाटर फाउंटेन रखा था। घर के अंदर बीच में कोर्टयार्ड बनाया था, वहाँ पे बहुत अच्छा, उन्होंने काफ़ी बड़े बजट का घर था, वहाँ पे काफ़ी बड़ा वाटरफॉल रखा हुआ था। और घर के बैकयार्ड के अंदर भी काफ़ी तरह का वाटर एलिमेंट था, जिसमें एक अच्छा सा पोंड बनाया था, और वहाँ पे फिश वगैरह रखे हुए थे, पार्टी पर्सन थे। और जब बड़े घर होते हैं तो उसका बजट भी बड़ा होता है, तो बेचना बड़ा चैलेंज हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उनको टाइम दिया कि इतना 2 महीने का ये टाइम लगेगा और इतने महीने में ये घर बिकेगा। फिर हमने अपनी प्रोसीजर शुरू की, उनका काम बन गया। अभी वो किसी और स्टेट में मूव हो गए हैं, अब तो मेरा फैमिली रिलेशन बन गया, तब तो उनके सारे प्रोजेक्ट हम ही लोग करते हैं। तो बेचने के लिए आम तौर पे कॉमन टिप्स ये रहती है कि कोई भी तरह का वाटर एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी पे हो तो सबसे पहले उसको बंद करना चाहिए, ताकि नए पैसे आने की प्रॉब्लम आपको कम हो। जी, बहुत अच्छा सुझाव पल्लवी जी। और कहीं ना कहीं जब आपने कॉस्मेटिक चेंजेस जो उन्होंने किए घर में सुंदरता लाने के लिए, ताकि दैट एंटाइसेस पीपल टू कम एंड परचेज द प्रॉपर्टी, मैंने देखा है कि अमूमन रियल एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं वो यही सुझाव देते हैं कि आप थोड़ा किचन के कैबिनेट्स बेटर कर दीजिए, थोड़ा पेंट कर दीजिए, एक्सटीरियर में थोड़े फ्लावर्स लगा दीजिए, इस तरह के थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस कर दीजिए, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी के अच्छे प्राइस मिलेंगे जी। और कहीं ना कहीं वो, अगर एक रियल एस्टेट एजेंट का वास्तु कंसल्टेंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होता है तो वो प्रॉपर्टी स्मूथली निकल जाती है, और अगर नहीं होता है तो कहीं देखा है कि तमाम कॉस्मेटिक चेंजेस करने के बावजूद वो प्रॉपर्टी वहीं की वहीं रहती है। कितना ज़रूरी है एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ अगर कंसल्टेंट जुड़ जाए तो वो फ़ायदा पहुंचा सकता है? मेरा जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से हम केमिकल बिजनेस में किंग है और रियल एस्टेट में भी है, क्योंकि मेरी बेटी खुद रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सब बिजनेस के इन एंड आउट, रियल्टर को क्या तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से वो काम कर सकता है, वो बात मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसीलिए जब कभी भी हम सजेशन देते हैं तो हमारी पूरी कोशिश है कि जिस क्लाइंट अपने रियल्टर के साथ काम करता है उसको कम से कम परेशानी में अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि वही एक सोर्स है जो क्लाइंट लेके आने वाला है, जो अपने बायर्स लेके आने वाला है। यहाँ पे भी जब हमने 2 महीने पहले जब रेमेडी की थी, उतने दौरान तक वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन सारे बंद कर दिए थे, लेकिन वो फिश पॉन्ड तो वहीं पे बना हुआ था। लेकिन जब वो क्लाइंट को घर दिखाने के लिए लेके आए तो उस वक्त उसको स्विच ऑन किया गया, क्योंकि उस वक्त जब आता है कोई आदमी तो आपने कहा कि उसको प्रॉपर्टी में सुंदरता दिखनी चाहिए। तो एक बार अगर आप बेचने की प्रॉपर रेमेडी कर देते हो और कुछ ऐसे सरकमटेंसेस कर देते हो कि प्रॉपर्टी हाथ से तुरंत ही निकल जाए, तो टेम्पररी बेस पे 1 घंटे के लिए या कुछ आवर्स के लिए अगर आप उसको ऑन करते हो और बाद में ऑफ कर देते हो तो भी परेशानी नहीं होती है। फ्लावर बेड, कोई भी तरह की सुंदरता, इनसाइड पेंटिंग, पोस्टर, वो आसान है। सिर्फ जिन घरों के अंदर बहुत ज़्यादा सुंदरता के लिए वाटर एलिमेंट को अप्लाई किया होता है वहीं पे थोड़ी सी चैलेंज आती है, लेकिन हमें पता होता है कि आज क्लाइंट देखने आने वाला होता है। और बहुत बार मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये भी किया है कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वहाँ पे बैठ के आपका डील नहीं होता है, तो रियल्टर जाके वहाँ पे दिखा देते हैं और क्लाइंट को मैं जानबूझ के बताती हूँ कि अपनी ऑफिस में बुलाना या बाहर स्टारबक पे मिलना और वहाँ पे लोकेशन पे बात करना। तो हर ज़मीन का इंसान के नेचर के हिसाब से एक स्वभाव होता है। कुछ जगह जो होती है वो बड़ी ज़िद्दी होती है, जैसे वास्तु कहता है कि साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 3 जो प्रॉपर्टी है वो बेचने में बहुत मुश्किल करती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आदमी को पकड़ के रखती है, तो वो जल्दी से नहीं बिकती है, उसमें खास करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जी, साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट 3 दिशाएं हैं जहां की प्रॉपर्टी बिकने में देर करती है, और साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टी ज़्यादा देर करती है। इस पर बातचीत होगी, सेलिंग हाउसेस पर बातचीत होगी पल्लवी जी के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वास्तु लिविंग। आज के मॉडर्न ज़माने में आपकी लिविंग स्टाइल, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के लिए आपके आसपास का रखरखाव वास्तु फेंगशुई के अनुसार रखने से घर और बिजनेस में पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 40752957